हमारी सरकार, मोदी सरकार इस चीज़ के ऊपर डिटेल में इसको स्टडी करे। सरकार ने जो ये स्कीम निकाली है हमें पहले समझा ही नहीं पाई, ये हमसे चाहती क्या, फौजियों से चाहती क्या है। इन्होंने जो सिलेक्शन का जो बोर्ड सिस्टम बनाया है ये बड़ा एक अजूबा है। मैनेजिंग आर्म्ड फोर्सेस जो है इट इज़ लाइक मैनेजिंग द पोल्ट्री फार्म। मोदी जी सरकार बनाने के लिए आए तो उन्होंने रेवाड़ी में अनाउंस किया कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। जब वो 1 रैंक 1 पेंशन का अनाउंसमेंट हो गया पूरे बेशुमार फौज ने उनको वोट दे दी। वो 5 दिन से टेलीविजन पे सुन रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है कि वही जनरल अभी आज इस तरीके से जोर जोर से चीख के बोल रहे हैं कि दिस इज अ रॉन्ग स्कीम। अग्निपथ स्कीम ने जिस तरह से देश में बवाल मचा रखा है, अग्निवीरों ने जिस तरह से जगह जगह आग लगा रखी है, हम आज उसके बारे में, उस स्कीम के बारे में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स से थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ, क्योंकि वो भी उसी राह से चलकर आए हैं और सरकार से अलग अलग तरह से वो 1 पेंशन 1 रैंक की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक उनकी बात को समझ नहीं पाई है। ऊपर से एक बड़ा ये अग्निपथ स्कीम जिस तरह से लेकर आए हैं, हम जानना चाह रहे हैं जीपीएस विर्क जी जो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हैं, उनसे जानना चाह रहे हैं कि वो उनको कैसे देखते हैं। मैं 1977 में आर्मी के अंदर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन लेकर 3 जैकलाई अपनी पलटन में गया और 20 साल की सर्विस करने के बाद मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली और उसके बाद सिविल में आया। सिविल में अपनी नाइट्स ट्रेनिंग एकेडमी, एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेन करने की मैंने काफ़ी 20-21 साल से ट्रेनिंग की है और पैन इंडिया मैंने काम किया और ये जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको काफ़ी जॉब्स दी। I think you are a good trainer and a motivational speaker also, I think. Not only I am grateful to आर्मी, मैं आर्मी का ही मैं शुक्रगुजार हूँ कि आर्मी में रहकर ही मैंने अपने इन्फेंट्री स्कूल मऊ के अंदर हमारी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। 5 ड्रिल बैटल स्कूल अपनी सर्विस के दौरान खोले हैं। इससे पहले जब ऑप मेघदूत शास्त्री में शुरू हुआ था उससे पहले मुझे ओसी ट्रेनिंग लद्दाख स्काउट का मुझे ओसी ट्रेनिंग की मुझे एक मौका मिला और इसलिए फ़ौज में रह के ही मुझे ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा एक उपलब्धियाँ मिली। उसके लिए मैं फौज के लिए। अच्छा, अग्निपथ सिस्टम जो अभी स्कीम शुरू की गई है, व्हाट यू थिंक अबाउट? ये अग्निपथ स्कीम मेरे लिए भी एक पहली बार नई स्कीम मैंने सुनी है। जिस प्रकार से देशवासी आज एकदम से सुनी है और एकदम से हाहाकार मच गई है और एकदम से लोग इसको रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे कि उनको समझ में नहीं आई। मुझे भी काफ़ी पिछले 4 से 5 दिन हो गए इस स्कीम को समझने के लिए और आखिरी में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ हमारे और आपके बीच में कुछ गैप है। ये जो सरकार ने जो ये स्कीम निकाली है हमें पहले समझा ही नहीं पाई, ये हमसे चाहती क्या, फौजियों से चाहती क्या है, जो फौज में जाना चाहते हैं उनको उनसे चाहती क्या है। क्या ये हमारी जो फौज है ये देश की सिक्योरिटी की लड़ाई की तैयारी कर रही है या कि हमारे जो देशवासी हैं जो फौज में जाना चाहते हैं उनको एक वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े दिन के एक नया सा स्कूल बनाकर उनको ट्रेन करके और उनको फिर 4 साल के लिए ट्रेनिंग, जैसे किसी वो स्कूल होता है, स्कूल के अंदर ट्रेनिंग दी 4 साल, उसके बाद बाहर निकाल दिया। कहीं ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि जिस तरीके से कि एक बच्चा फील कर रहा है कि भाई इसको एक स्कूल से निकला और मैं आर्म फोर्सेस के स्कूल में जा रहा हूँ 4 साल के लिए, वहाँ पर मुझे राशन पानी मिलेगा, थोड़ी सी स्टाइपेंड मिलेगी, बाहर आकर अपनी जॉब मैंने अब नए तरीके से ढूंढनी है। सोल्जर बन के, क्षत्रिय बन के, जो हमारे कास्टिज्म सिस्टम के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर क्षत्रिय बहुत बड़ी चीज़ होती है। राम जी ने भी धनुष्मान अपने कंधों पे हमेशा रखा है, अर्जुन ने भी अपने हमेशा चलाया है। इन चीज़ों को देखते हुए हमारी सभ्यता के अंदर क्षत्रियपन, हमारा जो राज है वो क्षत्रियों के हाथों में हमेशा रहा है और हमारा कल्चरली हिंदुस्तान का जितना कल्चर है जहाँ पर भी देखें, चाहे गुरु गोविंद सिंह देख लीजिए, आजकल राज बनियों के हाथ में आ गया है शायद। मैम ये एक बड़ा शॉकिंग सा आपने मेरे से सवाल पूछा है और इसका जवाब देने के लिए भी मुझे अभी कष्ट हो रहा है कि हाँ कहूँ या ना कहूँ। हाँ इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि ये बड़ियों के हाथ में चला गया है, क्योंकि मैं कभी ये उम्मीद लेकर सोच भी नहीं सकता था
कि एक सोल्जर के साथ बढ़ियागिरी की जाएगी। आपको पता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये ऑफिसर्स के साथ 1962 की लड़ाई के बाद भी शुरू हो गया था। जब शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स हो गई थी उस टाइम पर एकदम से ऐलान हुआ कि जो एबल बॉडीज हैं ऑफिसर्स यहाँ पर भर्ती होने वाले, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स आ गए। जब वो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स आ गए, वो आईपीएस से, कोई बैंक से, कोई अपने अच्छे अच्छे प्रोफेशन छोड़कर आर्मी के अंदर आ गए, और उसके बाद जब उनका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड 4-5 साल का खत्म हो, उनको बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार से शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, उसको देखते हुए अभी वहाँ पर यहाँ मुझे लगता है कि जिस प्रकार से शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर पिछले 55 साल से ये एक्सपेरिमेंट में एक एक्सप्लॉयटेशन चलती रही कि अंदर आए और अंदर क्या कहते हैं और बाहर जाएं और लेकर हमसे कुछ ना जाएं। जब ये बात आती है तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि ये ऐसे लगता है कि आर्म फोर्सेस के साथ अभी बढ़ियागिरी हो रही है। इन्होंने जो सिलेक्शन का जो बोर्ड सिस्टम बनाया है ये बड़ा एक अजूबा है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि अभी आर्म फोर्सेस के अंदर जिसने सही मायने में फौज के अंदर एक परमानेंट सोल्जर बन के पूरी जिंदगी अपना प्रोफेशन देना है, वो इसी लॉट्स जो भर्ती होगा इसमें से ही सिलेक्ट होना है। अच्छा, और कोई सिस्टम ही नहीं है आगे जाने के लिए। इसको जो इस स्कीम को गरीबत स्कीम को ये पोल्ट्री फार्म की तरह से भी कह रहे हैं। देखिए, ये लोगों को फ्राई होना है। सॉरी, ये जो आपने मुझे ये सवाल कहीं फोन पे किसी ने मेरे से पूछा था, ये जवाब मैंने ही दिया था कि अभी आर्म फोर्स, मेरी फेसबुक पे भी है। जिस दिन पहले दिन मुझे भी ये पूरी स्कीम का जैसे एकदम से एक पुराना सिस्टम चल रहा था, अभी नए सिस्टम को जब जैसे ही देखा इमीडिएटली मुझे ऐसे लगा कि मैनेजिंग आर्म्ड फोर्सेस जो है इट इज लाइक मैनेजिंग द पोल्ट्री फार्म। कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हैचरी होनी है, उसके बाद फीड देनी है, जब चिकन बन जाना उसने बाहर भेज देना है। अभी वो किस तरीके से वो बिकता है वो मार्केट अलग से बात। हम खुद पका के खाएं या बेचें, वो भी उन्होंने भी पका के ही खाना है उसको। तो हम इसको, मैं कह रहा हूँ ये जो स्कीम है मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि पूरी आर्म फोर्सेस एक स्कूल के तौर पर अभी एनवायरनमेंट बन जाएगा। सारी की सारी फौज, इट्स ए ह्यूज फोर्स, 1.4 मिलियन आर्म फोर्सेस है, तो इसका अगर 75% आप लगाएं तो तकरीबन एक समय ऐसा आएगा कि जिसके अंदर तकरीबन 70 से 80 लाख ये ऐसे ही होंगे जो चूचे होंगे, और उनका जो इंटरेस्ट है कि क्या मैंने सोल्जर बनना है, या अगर बनना चाहता भी है उसको ये पता है कि कंपटीशन में निकलने तो 25 ही हैं। करेक्ट। तो वही पेंशन स्कीम इसमें शुरू नहीं की, जैसे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले अभी भी लड़ रहे हैं, इतने सालों से लड़ रहे हैं। ये मैम आपने ये जो बोला भिखारी वाली बात, ये फौजी इंडिया मैगजीन में ये आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर था 1971 के अंदर ये पीडब्ल्यू बन गए थे ग्रुप साहब, और देहरादून के अंदर जब पाया गया तो ही वाज फाउंड इन हटमेंट, क्योंकि झोंपड़ी बना के रह रहे हैं, इनका कोई माई बाप पीछे नहीं था। ये तो एक एग्जांपल है, पब्लिश्ड है। या पता नहीं कितने फौजी इस तरह से जिन्होंने फ्रंट पर दुश्मनों के दांत खट्टे किए होंगे, उनको इस तरह से झोंपड़ियों में दिन बिताने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पेंशन 5-7 हजार रुपए भी सरकार नहीं दे रही थी। और इसीलिए पिछले 6 साल में जब से देखो हमारे साथ जो जास्ती हुई थी, आप लोगों को पता है कि जो 1971 में लड़ाई के बाद जब हम लोग बांग्लादेश जीत गए, लेकिन मे बी बजट कम था, उन्होंने हमारी जो पेंशन थी फौजियों की 50% कर दी। 50% करते करते 2014 में जब मोदी जी सरकार बनाने के लिए आए तो उन्होंने रेवाड़ी में अनाउंस किया कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। जब वो 1 रैंक 1 पेंशन का अनाउंसमेंट हो गया, पूरे बेशुमार फौज ने उनको वोट दे दी, वोट देके उनको हमारा लीडर मान लिया, सरकार बन गई। अभी उसके बाद जब हमने वहाँ पर जब देखा कि 1 साल 2 साल निकल गए हैं, ये ओआरओपी का अंडा बाहर नहीं आ रहा है, कहीं पर जमा हुआ है, तो वहाँ पर वो जंतर मंतर के अंदर, जो कि ऐसा लगा कि जंतर मंतर में लोग फौजी आदमी हैं वो वहाँ पर नारेबाजी करने लग पड़े। मुझे ऐसा लगा, मैंने भी नारेबाजी की, मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक अर्जुन कृष्ण को तीर दिखा रहा है उस समय। लेकिन वो चीज़ को देखते हुए
जब वहाँ पर एक जनरल्स, अभी इस समय बहुत जनरल्स बोल रहे हैं इसके खिलाफ, इसी स्कीम के बारे में, जो अग्निपथ और अग्निवीरों के बारे में, क्योंकि उनका भी सेट माइंड है, बहुत खिलाफ बोल रहे हैं। मैं पिछले 5 दिन से टेलीविजन पे सुन रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है कि वही जनरल अभी आज इस तरीके से जोर जोर से चीख के बोल रहे हैं कि दिस इज अ रॉन्ग स्कीम। बट मुझे बताइए 55 साल में जब शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स का हाल होता, उस समय जनरल्स कहाँ थे? राजेश जी को राजनाथ जी के पास गए हैं, मिलने के लिए गए थे। सीडीएस के पास मैं पर्सनली गया था। मुझे अभी भी उनकी एक बात पे दुख होता है, जो उन्होंने बोला, वीर मुझे पेंशन कब मिलेगी? मैंने कहा रावत साहब, अगर ये बात है तो हमें भी 60 साल के बाद पेंशन दे दो। 25-28 हज़ार रुपए बनेगा, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों को 25 से 26 हज़ार रुपए महीने का मिलेगा। सीनियर जो शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसने 5 साल 10 साल 14 साल तक आप लोगों ने उनको खींच लिया और आज तक और भी नहीं है। आप अपनी जरूरत के लिए 5 साल से 10 साल, 10 साल से 14 साल तक खींच रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी पूरी नहीं है। जब OROP की बात आती है, जब मेडिकल की बात आती है, उस समय आप कहते हैं आपके पास पैसे नहीं है। ये बोकस क्लेम है, ये बोकस सोच है। आप जब तक अपने सिटीजन को ही एक पावरफुल टूल नहीं बनाएंगे, जो मर्जी दुनिया का वेपन लीजिए, सारा वेपन फेल हो जाएगा। मैन बिहाइंड द वेपन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मेरे पास मोटिवेटेड ऑफिसर नहीं है, मोटिवेटेड सोल्जर नहीं है, आप कोई भी हथियार लिए सब पड़े रहेंगे। मेरी इस समय हम लोग की ये चिंता ये है कि ये स्कीम बड़ी अच्छी लग रही है कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन अगर एक ऑफिसर ही मोटिवेटेड नहीं है। आज जब कोविड टाइम के ऊपर, जब मैंने अपने कोर्समेट्स को, अपने साथियों को बगैर दवाई, बगैर मेडिकल, बगैर सिस्टम के जब देखा, मेरे से रहा नहीं गया। टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैव गॉन माई सेल्फ ऑन हंगर स्ट्राइक। मैं खुद मौन व्रत पे भी गया हूँ, सॉरी नॉट हंगर स्ट्राइक, मौन व्रत पे गया हूँ, क्योंकि चिट्ठियाँ लिख के प्रधानमंत्री जी को भी लिख दिया हमें कि सिर्फ 3 मिनट दे दीजिए, हम 3 मिनट में आपको सोल्यूशन बता देंगे। आप 8000, मैं आई हैव कैलकुलेटेड, ये मेरी पूरी फाइल जो है कैलकुलेशन से है, और कहाँ पर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैंने ये चिट्ठियाँ नहीं लिखी हैं। मनीष तिवारी जी को लिखी है। अच्छा, अग्निपथ जो ये स्कीम है, इसमें कुछ किसी तरह के सुधार करके इसको कुछ सही लगे? वेरी सिंपल, कोई इतना, आप देखिए, पहले तो आपको ये जरूरी मानना पड़ेगा कि क्या आप फौजी को भर्ती कर रहे हो, फौज में फौजी को भर्ती कर रहे हो, या अग्नि में झोंक रहे हो। ये मैं अभी भी कहूंगा, ये अग्नि में झोंकने वाली बात है। अग्निपथ नाम ही ऐसा दे दिया, और अग्नि में झोंकने वाला जो बंदा जिसने लड़ना है सारी जिंदगी, वो अग्निवीर हो गया मेरे लिए, शाबाश। अंगारों पर चलने वाला रास्ता ही बना। मैं आज भी अपने इन शेरों को कहूंगा कि जो फौज में आना चाहते हैं, कृपा करके ये तोड़ फोड़ एंटी जो एक्टिविटीज हैं, इनको कृपा करके मत करें, क्योंकि आपके पास आज की तारीख में और कोई स्कीम का दायरा ही, तरीका ही नहीं है। आपको इस अग्निपथ में घुसना पड़ेगा, अग्निवीर बनना पड़ेगा। आपका 4 साल के बाद क्या फ्यूचर बनता है उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। ये जब स्कीम लॉन्च हो ही गई है, बच्चों के लिए मेरी एडवाइस ये है, सिलेक्शन करवानी है। फौज को एक अपनी आर्मी को एक प्रोफेशनल सोल्जर बन के आगे काम करना है, तो ये स्कीम के अंदर आपको जाने के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए खुशी खुशी पॉजिटिवली मोटिवेट होकर इस स्कीम के अंदर आइए, इसके अंदर सिलेक्शन अपनी करवाइए। अगले 4 साल तक आप जो ट्रेनिंग कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्म फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड, इसमें दो राय नहीं है। हमारी जो आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग है वो इतने बढ़िया है कि अगर आप आगे बढ़ जाते हैं 25% वाले में, उसमें तो वाह बहुत अच्छे इंसान और भी बन जाएंगे, क्योंकि आपको और देश सेवा करने का मौका मिल जाएगा। अगर आप बाहर आ भी जाते हैं तो मायूस नहीं होना, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है वो आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ पर आम जो सिविलियन है, जो पीछे रह गया है, वो नहीं पहुँच पाएगा। अब मेरा एग्जाम्पल देखिए, मैं फौज में शॉर्ट सर्विस भर्ती हुआ, मेरी सिलेक्शन PRC हो गई, उसके बाद मैं कर्नल रिटायर हुआ हूँ, और बाहर आके 21 साल कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मैंने हाथ नहीं लगाया, वहाँ पर हम कामयाब नहीं हुए। आप आखिरी में मेरे जो साथी है, मेरे
गांव के अंदर, वो अभी भी गांव के अंदर ही हैं, लेकिन हमने फौज के अंदर बहुत कुछ सीखा है। इसलिए कृपा करके ये तोड़फोड़ की बीमारी से दूर रहें। और मैं यहाँ पर एक सरकार को भी बात कहना चाहता हूँ, अगर जोश में हमारे इन लड़कों ने अगर किसी तरीके से ये तोड़फोड़ कर दी है या कोई क्रिमिनलिटी कर दी है, इसको बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि इससे मैं तो कहूँगा इन्होंने जो जोश दिखा दिया, ये जोश में होश खो लिया, ये जवानी में नहीं खोएंगे तो कब खोएंगे। इसलिए कृपा करके इनके ऊपर कोई भी FIR, कोई भी DDR, कोई भी इनको क्रिमिनलिटी वेरिफिकेशन, रादर एज ए गुड सोल्जर मैं कहूँगा ये हमारे लड़ाई के लिए 100% और भी कामयाब हो जाएगा। प्लीज हेल्प देम आउट। ये चाहे वो यूपी सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे मोदी जी ऊपर, मैं अमित शाह जी को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा हुक्म पास करें कि जिन्होंने भी ये दंगा किया है, हाँ अगर कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या किसी ने क्रिमिनल मोटिवेटेड है, किसी ने जान के इन बच्चों को मिसगाइड किया है, इन बच्चों के ऊपर कुछ अपना कोई गलत एक्शन ना लें और इनको कृपा करके एक मौका दें। हो सकता है कि ये बहुत ही हमारे होनहार फौजी बन जाए और उससे मुझे ऐसा लगेगा कि आपकी ये भी स्कीम की ये जो कम्युनिकेशन गैप था ये इन्होंने दूर कर दिया। अभी अब देखिए किसी को पता ही नहीं था ऐसी स्कीम आनी है, हमें भी नहीं पता था। जब हमें नहीं पता था तो हम बच्चों को क्या सिखाते कि भाई तैयार हो जाओ। एकदम से जब कोविड के बाद ये स्कीम आई है सबको वो सरप्राइज मिल गया, जो वो सरप्राइज ही मिल गया। अच्छा सर, एक बात और, जैसे मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो ये क्या इट इज लाइक अ होम गार्ड, जो ये अग्निवीर जो जाएंगे जैसे पुलिस में होम गार्ड होते हैं, इज इट लाइक दैट इन आर्मी? देखिए मुझे इट इज वेरी सरप्राइजिंग, हमें भी पता नहीं था जो कि आर्मी के अंदर देखो जो आर्म फोर्सेस में रहता है एक रेगुलर सिस्टम, एक जवान से लेकर जनरल तक, एक सिपाही से लेकर जनरल तक एक ही तरीके से नापा जाता है। लेकिन जब मैंने आगे सिविल में देखा तो यहाँ पर पुलिस के अंदर खाकी यूनिफॉर्म तो बहुत दिखाई देती है, लेकिन बीच में जब टटोला तो लगा कि यार इसमें तो सिर्फ 25% ही पुलिस वाले हैं, दूसरे सारे होमगार्ड हैं। अभी होमगार्ड वालों से पूछा, भाई कहता है साहब हमें तो बस वो एक डेली वेजेस मिल जाती है, PF कुछ नहीं है, उनका ESI कुछ नहीं है, उनकी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और वो भी कोशिश करते रहते हैं कि हम पुलिस के अंदर जाएं। तो मुझे तो ये ऐसे लगा कि चंडीगढ़ में तो अब आजकल बाउंसर भी रख लिए हैं उन्होंने ट्रैफिक पुलिस ने अपने साथ लड़ाई बड़ाई करने वाले लोगों के लिए बाउंसर रख दिए हैं। मैम देयर इज नो कंपैरिजन, आर्म फोर्सेस और सिविल सिस्टम के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हाँ ये जो अभी एक सिस्टम ये अलग से अभी एंटर करेगा, इसमें मुझे एक फिक्र है कि हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर हमारा ये सिस्टम काफ़ी तब्दील हो जाएगा। अब जितना मर्जी कहिए कि हमें हाईटेक हमें यूथ चाहिए, हमें हाईटेक वारफेयर होगी, कुछ होगी, जो HR का जो लीगल रिलेशनशिप होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, एक्चुअली दैट इज द कोर, वही उसके सोल है। अगर मेरा रिलेशनशिप आपका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है तो अलग बात है, अगर परमानेंट रिलेशनशिप है तो अलग बात है। तो ये रिलेशन जो लीगल रिलेशनशिप है हर ह्यूमन बीइंग का एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ी स्टडी की जरूरत पड़ेगी, बहुत बड़ी एक पूरी हमारे ये इस सिस्टम के साथ हमारी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी SOPs बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि इन SOPs जब वो बदलेंगे तब उनको भी महसूस होगा कि यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। तो अभी हम चले हैं तो चल पड़ते हैं, पॉजिटिवली चलें, अगर आगे कोई दिक्कतें आएंगी बाद में देख सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए यही एडवाइस है, डोंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी। अगर फौज में भर्ती होना है इसके अंदर जाना पड़ेगा, डोंट वरी। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता था, कल हुक्म पास हुआ है कि 21 साल के बजाय 23 साल, तो इसके मतलब 2 साल के ब्रैकेट के अंदर और भी बच्चे इसके अंदर भी शामिल हो जाएंगे। तो हो सकता है कि अच्छा मोटिवेटेड लॉट हम आर्म फोर्सेस को मिल जाएगा। और कल का क्या पता, हमारे शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स होते थे 5 साल के लिए गए, मेरे जैसे 20 साल करके हैं, 36 साल जनरल भी बने हैं, राइट, वन ऑफ माई पोस्टमेट इज बिकम अ जनरल ऑल्सो। हाँ ये बात है कि आज की तारीख में शॉर्ट सर्विस ऑफिसर कोई भी आर्मी कमांडर नहीं बन सकता, और बना नहीं है। क्यों नहीं बना? क्योंकि वो ऐसा जलेबी वाला सिस्टम बना दिया कि जिससे कि वो उसमें QR नहीं फिट इन होता। तो इसी प्रकार से इनका भी बेचारों का QR ऐसा एक जलेबी वाला सिस्टम बन जाएगा। थोड़ी देर इनको दिक्कत आएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सारा सिस्टम हमारा ठीक हो जाएगा।